नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए बिना कोई समय बर्बाद किए सीधा 26 अप्रैल 1986 की उस खौफनाक रात में चलते हैं। यूक्रेनी एसएसआर के प्रिपियात शहर में हालात बेकाबू हो चुके थे। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में एक भयानक विस्फोट हुआ था। आज हम इस घटना की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि उस रात असल में हुआ क्या था और कैसे एक के बाद एक हुई गलतियों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल की बात करें तो इतिहास में केवल 2 ही ऐसी दुर्घटनाएं हैं जिन्हें सबसे अधिकतम गंभीरता वाली कैटेगरी में रखा गया है, एक फुकुशिमा और दूसरी चेर्नोबिल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट जिसे सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया जा रहा था, वो अचानक मानव इतिहास की सबसे महंगी और विनाशकारी आपदा कैसे बन गया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $700 बिलियन। इस त्रासदी के पैमाने को समझने के लिए ये अनुमानित ऐतिहासिक कुल लागत ही काफी है। केवल शुरुआती बचाव कार्यों में और स्थिति को काबू में करने के लिए ही सोवियत सरकार को तुरंत 18 बिलियन रूबल झोंकने पड़े थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने गंभीर थे। अब अगर हम इंसानी जानों की बात करें तो इन आंकड़ों को देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस पूरे अभियान में 5 लाख से ज्यादा बचाव कर्मी शामिल हुए। 134 लोगों को गंभीर अक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम हुआ, जिनमें से 28 ने तो कुछ ही महीनों में तड़पकर दम तोड़ दिया। 30 किलोमीटर के रेडियस से लगभग 1,17,000 लोगों को हमेशा के लिए अपना घर, अपना शहर छोड़ना पड़ा। और अगर लॉन्ग टर्म एस्टिमेट्स की माने तो पूरे यूरोप में 4,000 से 16,000 के बीच मौतें हुईं। और सबसे हैरानी की बात जानते क्या है? सरकार ने पूरे 2 दिनों तक इस महाविनाश को दुनिया से छिपाए रखा। वो तो स्वीडन में जब रेडिएशन के बढ़े हुए स्तर का अलार्म बजा, तब जाकर ये सच्चाई दुनिया के सामने आई। तो इसके बाद हुआ क्या? प्रिपियत शहर रातों रात एक भूतों का शहर बन गया और लोगों को बसाने के लिए स्लावोतिच नाम का एक नया शहर खड़ा किया गया। 1986 में रेडिएशन को बाहर फैलने से रोकने के लिए जल्दबाजी में एक कंक्रीट का ढांचा बनाया गया जिसे सर्कोफेगस कहते हैं, लेकिन वो कोई परमानेंट इलाज नहीं था। इसलिए 2018 में इसके ऊपर एक बेहद विशाल न्यू सेफ कन्फाइनमेंट यानी नया सुरक्षा कवच बनाया गया। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि सिर्फ इस रिएक्टर के मलबे को सुरक्षित रूप से साफ करने में 1 सदी से ज्यादा का समय लग रहा है। इसकी पूरी सफाई का टारगेट साल 2065 रखा गया है। स्क्रीन पर लिखा ये कोटेशन अपने आप में बहुत गहरी बात कह रहा है। कमर्शियल न्यूक्लियर पावर के इतिहास में चेर्नोबिल ही एकमात्र ऐसा मामला है जहां प्रत्यक्ष रूप से सिर्फ रेडिएशन के कारण लोगों की जान गई। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ये अभूतपूर्व घटना कैसे घटी? इस सवाल का जवाब आरबीएम के रिएक्टरों की उस बेहद जटिल कूलिंग प्रक्रिया में छिपा है, जिसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। 4.5 करोड़ लीटर! सोचिए जरा, ये कितना सारा पानी है। होता क्या है कि जब रिएक्टर बंद भी हो जाता है, तब भी रेडियो एक्टिव डिके की वजह से उसमें से 6% से ज्यादा गर्मी लगातार निकलती रहती है। चेर्नोबिल के रिएक्टर नंबर 4 में 1661 फ्यूल चैनल थे और इन्हें ठंडा रखने के लिए हर घंटे 45 मिलियन लीटर कूलेंट यानी पानी की आवश्यकता होती थी। तो असल में इंजीनियरों के सामने एक बहुत बड़ी और क्रिटिकल चुनौती थी। जरा इमेजिन कीजिए, अगर पावर कट हो जाए और उसी वक्त कोई कूलेंट पाइप भी फट जाए तो क्या होगा? बैकअप के लिए 3 डीजल जनरेटर मौजूद थे, लेकिन उन्हें अपनी पूरी पावर यानी 5.5 मेगावाट तक पहुंचने में 60 से 75 सेकंड का समय लगता था। और यही वो 60 सेकंड का जानलेवा गैप था। अगर इस अंतराल में कोर को ठंडा नहीं किया गया तो पूरे रिएक्टर का मेल्टडाउन हो सकता था। अब इस 60 सेकंड के खतरे से निपटने के लिए एक थियरी सामने आई। आइडिया ये था कि जब बिजली जाती है तो टर्बाइन एकदम से नहीं रुकती, वो अपने पुरानी गति यानी रोटेशनल मोमेंटम की वजह से कुछ देर तक घूमती रहती है। तो क्यों ना इस बची हुई ऊर्जा का इस्तेमाल इमरजेंसी कोर कूलिंग सिस्टम को 45 सेकंड तक चलाने के लिए किया जाए। अगर ये काम कर जाता तो वो खतरनाक 60 सेकंड का गैप सुरक्षित रूप से भर जाता। लेकिन कोई भी नया आइडिया बिना टेस्टिंग के तो पास होता नहीं है।
और इतिहास गवाह है कि ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। 1982 में जब पहला परीक्षण हुआ तो वो अपर्याप्त वोल्टेज के कारण फेल हो गया। 1984 में कुछ इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशंस किए गए, वो भी नाकाम रहे। 1985 में तो रिकॉर्डिंग उपकरण ही खराब हो गए और फाइनली 1986 में प्लांट के रूटीन मेंटेनेंस शटडाउन के दौरान इस टरबाइन वाले सिद्धांत को साबित करने का ये उनका लगातार चौथा प्रयास था। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक होता तो ये टेस्ट बड़ा सीधा सा था। पहले थर्मल पावर को सुरक्षित रूप से घटाकर 700 से 1000 मेगावाट के बीच ले आएं, फिर टर्बाइन को उसकी नॉर्मल स्पीड पर चलाएं, उसके बाद भाप की सप्लाई काट दे और बस ये मापें कि टर्बाइन कितना वोल्टेज दे रही है और पंप कितनी स्पीड से चल रहे हैं। ये था आइडियल सिनेरियो। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी प्रशासनिक चूक हो गई। इस पूरे परीक्षण को बस एक इलेक्ट्रिकल टेस्ट मान लिया गया। जिन्होंने ये टेस्ट डिजाइन किया था उन्हें इस आरबीएम के 1000 रिएक्टर के अजीबोगरीब बर्ताव का कोई अंदाजा ही नहीं था और इसी वजह से उन्होंने न्यूक्लियर सुरक्षा नियामक या मुख्य रिएक्टर डिजाइन अथॉरिटी, जिसे NKIET कहते हैं, उनसे जरूरी सेफ्टी अप्रूवल्स लेना जरूरी ही नहीं समझा। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए और महसूस कीजिए कि चीजें कैसे बिगड़नी शुरू हुईं। 25 अप्रैल को रात 1:06 पर पावर कम करने का प्रोसेस शुरू हुआ। सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन दोपहर 2 बजे कीव के पावर ग्रिड कंट्रोलर का मैसेज आता है कि टेस्ट रोक दो, क्योंकि पीक आवर्स में बिजली की भारी डिमांड थी। इस एक देरी ने पूरे शेड्यूल की धज्जियां उड़ा दी और फाइनली रात 11:04 जाके टेस्ट को दोबारा शुरू करने की परमिशन मिली। ये देरी आगे चलकर एक भयानक बुरा सपना बनने वाली थी। और इसी देरी के बीच एक बेहद चौंकाने वाला फैसला लिया गया। इमरजेंसी कोर कूलिंग सिस्टम, जो रिएक्टर का सबसे अहम सेफ्टी फीचर था, उसे मैनुअली बड़े बड़े वाल्व्स घुमाकर बंद कर दिया गया, और वो भी पूरे 11 घंटों के लिए। हालांकि इस बात से सीधा विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन एक इतने बड़े फेल सेफ को 11 घंटे तक बंद छोड़ देना ये साफ दिखाता है कि उस प्लांट में सेफ्टी कल्चर किस हद तक नज़रअंदाज किया जा रहा था। अब रात के 12 बज चुके थे। शिफ्ट बदल गई थी। दिन वाली शिफ्ट, जिसे इस टेस्ट की पूरी जानकारी थी, वो घर जा चुकी थी। अब कमान थी रात वाली शिफ्ट के हाथ में, जिन्हें न तो कोई ढंग की ब्रीफिंग मिली थी और न ही तैयारी का कोई वक्त। डिप्टी चीफ इंजीनियर अनातोली ड्यातलव के कड़े निर्देशों के नीचे शिफ्ट सुपरवाइजर अलेक्सांडर अकीमोव और महज 25 साल की सीनियर इंजीनियर लियोनिद तुप्तोनोव को इस बेहद पेचीदा और लेट हो चुके एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए धकेल दिया गया। यहाँ एक बेहद जरूरी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट समझना होगा, जिसे ज़ीनॉन 135 पॉइजनिंग कहते हैं। रात 12:05 पर जब रिएक्टर की पावर गिरकर 720 मेगावाट हो गई, तो अंदर मौजूद आयोडीन 135 बहुत तेजी से ज़ीनॉन 135 में बदलने लगा। ये ज़ीनॉन बिल्कुल एक स्पंज की तरह काम करता है। ये न्यूट्रॉन को सोख लेता है और न्यूक्लियर रिएक्शन को पूरी तरह से धीमा या कह ले जहरीला कर देता है। अब इस चार्ट पर नजर डालिए, ये वाकई हैरान करने वाला है। एक ऑटोमेटिक रेगुलेटर, जिसे R2 कहा जाता है, उसमें खराबी आ गई और पावर अचानक लुढ़क कर मात्र 30 मेगावाट पर आ गिरी। जरा सोचिए, ये टेस्ट के मिनिमम टारगेट का सिर्फ 5% था। इस अनचाही और अचानक हुई गिरावट ने रिएक्टर को पूरी तरह से ज़ीनॉन पॉइजनिंग की गहरी खाई में धकेल दिया। अब आप समझ सकते हैं कि ऑपरेटर्स किस भयानक धर्म संकट में फंस चुके थे। एक तरफ ज़ीनॉन पॉइजनिंग रिएक्टर को पूरी तरह बंद करने पर तुली थी और दूसरी तरफ उन्हें टेस्ट पूरा करने के लिए पावर हर हाल में बढ़ानी थी। रात 12:39 तक पावर को जैसे तैसे 160 मेगावाट तक खींचने के लिए उन्होंने 211 कंट्रोल रॉड्स में से लगभग सभी को बाहर निकाल लिया। इस एक हताश कदम ने रिएक्टर को उसकी सेफ ऑपरेटिंग लिमिट से बहुत बहुत नीचे लाकर खड़ा कर दिया। रात के 12:30 बज रहे थे। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थी। पावर जबरन 160 मेगावाट की गई। फिर 1:05 पर 2 और एक्स्ट्रा कूलिंग पंप चालू कर दिए गए। अब हुआ ये कि रिएक्टर के अंदर पानी का बहाव बहुत बढ़ गया, जिससे कोर ठंडा हुआ और भाप के बुलबुले कम हो गए। लेकिन पानी न्यूट्रॉन को सोखता है, तो पावर फिर से गिरने लगी। इसे रोकने के लिए उन्होंने बची खुची कंट्रोल रॉड्स भी बाहर निकालनी। अब बच चुके थे रात के 1:23 और रिएक्टर शाब्दिक रूप से एक टिक टिक करता टाइम बॉम्ब बन चुका था। और ठीक इसी नाजुक मोड़ पर इस आरबीएम के रिएक्टर की सबसे बड़ी और खतरनाक खामी सामने आती है, पॉजिटिव वॉइड कोएफिशिएंट,
इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब पानी उबलकर भाप या वॉइड्स बनाता है तो वो रिएक्शन को धीमा करने के बजाय उसे और तेज कर देता है। ज्यादा भाप मतलब ज्यादा हीट, और ज्यादा हीट मतलब और ज्यादा भाप। कंट्रोल रॉड्स पहले ही बाहर थीं और पानी से भरा वो रिएक्टर अब पूरी तरह से अनशील्डेड और एक अनकंट्रोल्ड पावर सर्ज के लिए तैयार था। तो अब हमारे सामने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल है, क्या होता है जब एक डिफेक्टिव, पूरी तरह से असुरक्षित न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एक अनकंट्रोल्ड पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाता है? रात 1:23:40 इंसान की जल्दबाजी और मशीनी खामियों के इस कॉकटेल ने बचे खुचे सारे सेफ्टी सिस्टम्स को चकनाचूर कर दिया, और फिर वो धमाका हुआ जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब जटिल प्रणालियों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जाती है तो उसकी कीमत कितनी भयानक हो सकती है।